Hello everyone, wish of the day to all of you. Today we will discuss chapter number 1 of NCERT of class 12. So let us start without wasting any time और ये आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन. What is the force between two small charged spheres having charges this and this placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर. तो आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है. तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको गिवन लिखना है. तो क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम है और Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम है. ओके, तो ये दो चीजें दी हुई हैं आपको और एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि R है, वो कितना है 30 सेंटीमीटर है. तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था वेन एवर वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्स वी यूज 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. सो अब कभी भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो यूनिट्स जो हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है. जो क्वेश्चंस में जो यूनिट्स दी हुई गई हैं आपको देखना होगा कि सारे यूनिट सिमिलर है या नहीं. अगर सिमिलर नहीं है तो आपको सबको एक जैसा लाना पड़ेगा और आप क्वेश्चन तभी सॉल्व करोगे. तो अगर 1/4πε0 की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो वो क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और इसकी यूनिट की बात करूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो क्वेश्चन में ये कूलम वाला तो सही है, कूलम में ही चल रहा था वैल्यू, ये जो कूलम्स में ही दी हुई थी. फोर्स का न्यूटन भी सही है बट ये देखो ये मीटर है और यहाँ जो आर दिया हुआ है अपना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है. तो हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे और मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा. तो 30/100 जब आप करोगे तो 30 इंटू 10⁻⁻2 कर लो तो ये कितना हो गया मीटर हो गया. तो ये अपना काम हो गया, ये मीटर में चेंज हो चुका है. अब कुछ नहीं करना है, सारा यूनिट कंसिस्टेंट है. अब सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू रख देनी है. तो मैं वैल्यू रखता हूँ 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁷. ये ऊपर के टर्म पूरे हो गए. अब नीचे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मैंने मीटर में चेंज किया है तो वो है 30 इंटू 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर करना है तो मैंने स्क्वायर कर दिया. अब इसे मुझे सॉल्व करना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे जो स्क्वायर हुआ है पहले मैं ऐसा करता हूँ 9 इंटू 2 इंटू 3 मैंने लिख लिया. अब ये जो 10 के पावर्स में जितने हैं उन्हें देखता हूँ. ये +9 है, -7 तो ये -14 हो गया और ये +9 तो कितना बचेगा 10⁻⁵. 10⁻⁵ यहाँ पे बचेगा क्योंकि माइनस वाला कितना था 14 था और प्लस वाला कितना था 9 था. तो यहाँ कितना 10⁻⁵ बचेगा. और नीचे की अगर बात करूं तो 30 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 900 आएगा. 30 का स्क्वायर 900 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 10⁻⁴ आएगा. तो ये मैंने स्क्वायर कर लिया. अब इसको और आगे करते हैं तो इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 10⁻⁴ आप ऊपर जब ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻1 बाई 900. ओके, अब इसे सॉल्व करना है आपको. तो 900 को आप क्या लिख सकते हो 900 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻3. तो आप लिख लो 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻1 बाई 9 इंटू 900 है तो 10⁻². अब यहाँ से 9 और 9 कट गए और ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा. तो 6 इंटू 10⁻⁻1 पहले था और ये ऊपर आया तो -2 हो गया. तो -2 और -1 10⁻² और 10⁻1 कितना बना 10⁻³ और क्योंकि हमें फोर्स निकालना था तो उसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन. ओके,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, और इसमें भी दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ दिस चार्ज इन एयर इज इतना। फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है और वो कितनी है, फोर्स इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। और चार्ज की अगर मैं बात करूं तो लेट अस से Q1, और Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4 माइक्रोकूलम। और Q2 की वैल्यू दी हुई है -0.8 माइक्रोकूलम। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, पहला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस क्या होता है, r होता है। और दूसरा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट F21। ओके, चलिए अब इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, कूलम्स लॉ यूज करते हैं, और वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि कभी भी आप न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाने से पहले आपको चेक करना होगा यूनिट्स की कंसिस्टेंसी। तो यूनिट्स देख लेते हैं यहाँ पे, 1/4πε0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप यहाँ पे जब यूनिट्स देखोगे तो यहाँ पे मीटर है और कूलम है और न्यूटन है। तो आपको जो भी डेटा लेना है फर्दर सॉल्व करने के लिए, जब क्वेश्चन में आप प्रोसीड करोगे तो आपको पहले से यूनिट्स ये जो है इसको कंसिस्टेंट कर लेना है। अगर आप स्टार्टिंग में कर लोगे तो बाद में आपको जाकर के यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इनिशियल फेज में ही सारे यूनिट्स को इसमें कर लो, क्योंकि 1/4πε0 की यूनिट्स हमें पता है। तो चलो इसमें चेंज करते हैं। तो मैंने जब फोर्स को देखा तो फोर्स तो ऑलरेडी न्यूटन में ही था, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। Q1 को मैंने देखा तो 0.4 माइक्रो कूलम है, बट यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो क्या है, कूलम में होना चाहिए था इसे, बट ये माइक्रो कूलम में है। तो आपको पता है कि इसे कूलम में चेंज करने के लिए आप 0.4 इंटू 10⁻⁻6 करोगे तो कूलम में हो जाएगा। सिमिलरली इसे भी कूलम में चेंज करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, -0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब फाइंड करना है आर। तो आप इस इक्वेशन में अगर देखो तो आपको फोर्स भी पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, और 1/4πε0 की वैल्यू पता है। आपको सिर्फ आर निकालना है, तो आपको अब बस वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। तो चलिए आर को फाइंड करते हैं हम लोग। आर के लिए यूज करते हैं ये इस फॉर्मूले को, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मैं सीधा वैल्यू रखता हूँ, तो F की जगह मैंने रखा 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4πε0, उसकी जगह 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻⁶, और Q2 की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। यहाँ पे मैंने माइनस जो था उसको छोड़ दिया है, क्योंकि जब कभी हम लोगों को आर फाइंड करना होगा तो ये माइनस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जो सीधा चार्ज दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करके आप आगे बढ़ो। तो ये हो गया। अब नीचे क्या था फॉर्मूले में, नीचे था आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे आर ही फाइंड करना है। अब यहाँ से आपको सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, आप इजिली कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, बताता हूँ। 0.2 इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻10, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ लिखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे कितना है, +10 है, और यहाँ -6 मतलब -12 है। तो बाकी को अगर मैं लिख लूँ तो 0.9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू, अब 10 वाले को एक साथ लिखते हैं, तो ये 12 था माइनस में और ये 10 था प्लस में, तो निकल के आएगा -2।
और इसको डिवाइड करेंगे 0.2 से, और 0.2 से 2 टाइम्स में 0.4 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर निकल के क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 10⁻², तो 1.8 इंटू 0.8 इंटू 10⁻², और इसका क्या लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ओके, तो 18 8 से कितना होता है, 18 8 से 8 8 से 64, और 8 8 से 64 कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14, तो 1.44 आएगा, ये 1.44 इंटू 10⁻²। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.0144 मीटर। इस और ये इसका आपको रूट लेना है, क्योंकि आर स्क्वायर है, आपको आर फाइंड करना है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0.144 है, तो 144 का कितना होता है, 12 होता है, तो इसका रूट कितना आएगा, 0.12 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0.12 मीटर। तो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चंस को, और बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, ये सबस्क्रिप्ट में है एम ई और एम पी। ओके, चेक करना है आपको ये डायमेंशन लेस है या नहीं, तो इसके लिए आपको सबका डायमेंशंस रख के चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले रेशियो लिखते हैं, क्या लेना है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ओके, तो के की यूनिट क्या है, के की यूनिट अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में भी मैंने बताए थे, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ई क्या होता है, ई की यूनिट कूलम होती है, और कूलम का स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर के लिए कूलम का स्क्वायर लिखेंगे। और ये जी क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो आप लोगों ने 11th में काफी क्वेश्चंस भी किए होंगे इस पर। इसकी यूनिट क्या होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है, और एम ई और एम पी मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो इन दोनों का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो आपने केजी दोनों के लिए लिखा। अब आपको चेक करना है ये डायमेंशन लेस है या नहीं, तो आप कट करके देखो क्या क्या कट हो रहा है। ये केजी और केजी मिल करके केजी स्क्वायर, इसलिए केजी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये कूलम स्क्वायर और ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, और न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो निकल के क्या आया, मतलब सब कुछ कैंसिल हो गया, और जैसे ही सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो ऐसे ही केस में क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। सो पहला पॉइंट जो था क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो हम लोगों ने चेक कर लिया, और ये बिल्कुल डायमेंशन लेस है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लुक अप टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। आपको ये जो रेशियो आपने लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ जितने भी टर्म्स आए हैं उन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो के की वैल्यू क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, और ई जो है, ई की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है जो चार्ज होता है स्मॉलेस्ट चार्ज जिसे बोलते हैं ई, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम बाई। अब जी की वैल्यू आपको रखना है, तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, और फिर उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू रखनी है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन रखोगे आप, तो 9.1 इंटू 10⁻31। अब आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो चलिए निकालते हैं।
के इंटू स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी करना था तो स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने। अब इसको लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 16 का 256 होता है, तो 1.6 का 2.56 इंटू इसका करोगे तो 10⁻⁻38। जब कभी ऐसा स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, क्वेश्चन में यूज पड़े, और अगर आपको याद ना हो, स्क्वायर्स अगर याद ना हो, तो आप देख लो कैसे जल्दी से निकालते हैं स्क्वायर। ये 16 है, ये 16 है। सपोज आपको स्क्वायर निकालना है इसका, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट या 3 डिजिट का भी मल्टीप्लाई करने का, या 4 डिजिट का भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। आप ऐसे करो, 6 6 36, कैरी कितना हुआ 3। अब ये जो कैरी 3 हुआ, अब आपको नेक्स्ट जो करना है वो क्या करना है, 6 इंटू 1। सबसे पहले आपने क्या किया, 6 इंटू 6 किया, 36 आया, तो आपने 6 लिखा और 3 कैरी हुआ। अब इसके बाद आपको करना है, इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो और इस 6 को इस 1 से, मीन्स 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 आपको ये करना है। तो 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 कितना हुआ 12, और 12 और कैरी कितना था 3, 12 3 15। अब कैरी कितना बचा 1, तो अब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जब 1, और 1 कैरी भी था, 1 पुराना वाला कैरी था तो वो ऐड हुआ तो 2, तो 256 आया। ऐसे आप 3 डिजिट का भी कर सकते हो। तो खैर क्वेश्चन पे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ये फिर से मैं लिख देता हूँ ये सब। तो यहाँ अगर सबको मैं ऐड करूँ माइनस वालों को, तो 31 31 62 और फिर 11 73, तो 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻73। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस 73 हो जाएगा, और ये सब कैंसिल करके आपको फाइनल वैल्यू निकालना है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, वो लगभग आएगा 0.23 इंटू 10⁻40। ये ऊपर में जाके प्लस 73 हो जाएगा, और ये 9 पहले से है यहाँ पे, तो प्लस 79 और ये माइनस 38, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के एक 10 का पावर बनाएंगे। और इस 9 को आप एक 9.1 से रफली कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल कर लेना, और फिर 2.56 बाई 9 कर लेना सीधा डिवाइड करके, और ये सब सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा। ओके, अब क्या है, व्हाट डज दिस द रेशियो सिग्निफाई। वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली, वैल्यू इतनी आ रही है। अब ये क्या रेशियो क्या बताता है, तो अगर इस रेशियो को हम ध्यान से देखें तो ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रेशियो है। ओके, कैसे है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करूं तो क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 1/4 को आप क्या के लिखते हो, के Q1 Q2 और बाई G m1 m2। और आप इसको ध्यान से देखो अगर, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था के ई स्क्वायर बाई G m तो ये ई क्या है, ई स्क्वायर जो है वो ई इंटू ई है, और एक ये Q1 है और ये Q2 है। और सिमिलरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप m1 ले लो और मास ऑफ प्रोटॉन को m2 ले लो, तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल वही चीज है। तो ये रेशियो किसका है, फाइनली आंसर होगा हमारा, ये रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Explain the meaning of statement electric charge of a body is quantized। तो ये क्लास में भी डिस्कशन हुआ था, ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और यही ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन।
तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्लास में। अब नेक्स्ट है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। तो जब बड़े चार्जों से डील करते हैं तो क्यों हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सिंपली देखो कि मैं बहुत ही छोटा सा चार्ज ही लेता हूँ। अभी सपोज 1 माइक्रोकुलम लिया तो इसमें कितने कुलम चार्ज हुए? 10⁻⁻⁶ कुलम चार्ज हुए। और Q इज इक्वल टू क्या होता है? N ही होता है। तो अब Q की जगह मैं रखता हूँ 10⁻⁶ इज इक्वल टू N इंटू E। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहाँ से अगर आप N निकालो तो देखो क्या आएगा? N इज इक्वल टू 10⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो 1/1.6 इंटू -19 जब ऊपर जाएगी तो प्लस होगा और वो क्या होगा? 10 इंटू 13 प्लस में। अब 1/1.6 कोई छोटी सी वैल्यू आएगी इंटू 10⁻13। देखो ये वैल्यू कितनी बड़ी है। तो n की वैल्यू देखो कितनी बड़ी आ गई। अब क्योंकि n की वैल्यू इतनी बड़ी आ गई और ये कब आई है? जब मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 माइक्रोकुलम का चार्ज लिया है, तो इतनी बड़ी वैल्यू आई है n की। तो अगर मैं और जैसे ऐसे चार्ज को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ये वैल्यू जो है और बड़ी होती चली जाएगी। तो और अगर ये वैल्यू बड़ी आएगी तो ऑब्वियसली हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। व्हाई कैन वन इग्नोर? सो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं ये आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of body. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो जब कभी दो बॉडीज को रब करते हैं, यहाँ पे ग्लास रॉड को रब किया गया है सिल्क क्लॉथ पे और दोनों पे क्या ये बोल रहे हैं कि चार्जेस आए हैं। तो रब करने के पहले बिफोर वाली जो कंडीशन थी वो क्या होती है? बिफोर वाली कंडीशन में जीरो चार्जेस होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता। और जब आप रब कर लेते हो तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस आते हैं। तो ये कंसिस्टेंट कैसे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से? तो बिफोर जीरो था ओके है, और बाद में जब प्लस माइनस आया तो ये क्या होता है कि प्लस माइनस तो आता है बट सेम अमाउंट में आता है। मीन्स जितने प्लस आते हैं उतना ही क्या होता है? माइनस आता है। तो मिलाकर के तो जीरो ही हुआ। तो पहले भी जीरो था और बाद में भी जब आप प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन देखोगे, अगर कॉम्बिनेशन आप देखोगे प्लस और माइनस का, तो अगेन वो जीरो ही होता है। और अगर बाद में भी जीरो ही होता है तो वी कैन से दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4-point charges QA 2 microcoulomb, QB -5, QC2 and QD -5 located at the corners। एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा। ये अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ एक, इसका नाम मैंने दिया ABCD। ओके, अब क्या है? कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं। तो ए पे कितना है? 2 माइक्रोकुलम, और बी पे -5 माइक्रोकुलम, सी पे 2 माइक्रोकुलम और डी पे -5 माइक्रोकुलम। ये चार्जेस हैं और आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पे भी एक चार्ज है, कितने? 1 माइक्रोकुलम का। अब इस पे आपको बताना है कि चार्ज क्या लग रहा है। तो ठीक है, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा चारों कॉर्नर्स पे जो चार्जेस रखे हुए हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेंटर वाले पे। तो चलिए देखते हैं, जैसा क्लास में भी मैंने आपको देखना सिखाया था। अब अगर मैं देखता हूं तो ये 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम ये कैसे चार्ज हैं? दोनों दोनों के दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? ये रिपेल करेगा किसे? 2 माइक्रोकुलम को। सेम चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये 1 माइक्रोकुलम रिपेल कर रहा है 2 माइक्रोकुलम को, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसा होगा। अब
इस 1 माइक्रोकूलम को मैं इस 2 माइक्रोकूलम से देखता हूं, तो अगेन दोनों कैसे चार्जेस हैं, दोनों के दोनों ही प्लस चार्जेस हैं, और क्योंकि प्लस चार्ज है तो क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे। तो ये 1 माइक्रोकूलम ये सी वाला जो 2 माइक्रोकूलम है उसको भी रिपेल कर रहा होगा, तो डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो ये होगी। अब चलो बी वाले को देखते हैं, और बी वाले को जब मैंने देखा तो कैसा चार्ज है, ये माइनस है 5 है, और सेंटर वाला जो 1 है वो कैसा है, प्लस है। तो ये कैसा फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, तो यहाँ पे क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, तो मैंने ये डायरेक्शन बनाया। और सिमिलरली डी वाला जो -5 है ये भी निगेटिव है, -5 है, तो फिर से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो खींच रहा होगा किसको, डी वाले चार्ज को। ओके, तो अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स है सेंटर वाला और ए वाला, ये 1 और 2 के बीच का है, और ए सेंटर वाला और सी वाला भी 1 और 2 के बीच का है, बट इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। अब क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और सिमिलरली इसका भी डायरेक्शन अगर हम लोग देखें, जो सेंटर और इधर डी पे जो -5 है उसका, और सेंटर जो बी पे जो -5 है उसका, इनका भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर से ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी सेम ही होगा, क्योंकि चार्जेस सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। टोटल इफेक्ट इनका क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्स जो होगा 1 माइक्रोकूलम जो कि सेंटर पे रखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस फोर्स दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सर्टेन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। ऐसा क्लास में डिस्कशन हुआ था ये कि ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, वो इसलिए क्योंकि ये शो क्या करता है, ये एक चार्ज जो होता है उसका पाथ शो करता है, और चार्ज का पाथ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि उस पे जो फोर्स लग रहा होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होती है वो कंटिन्यूअस होती है, वो कांस्टेंट होती है। ओके, तो कांस्टेंट होती है इसलिए कर्व क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कभी भी चार्ज जो होता है वो ऐसा नहीं है कि ऐसे जा रहा है फिर अचानक से ऐसे चला जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा एक स्मूथ कर्व पे मूव करता है। और इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। ओके, सो ये बिल्कुल सही है, और इसका रीजन मैंने आपको बताया कि इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है, इसलिए कर्व जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कभी भी यूनिट चार्ज जो होता है वो ऐसा पाथ आपको करता हुआ नहीं दिखेगा, और क्योंकि जो पाथ वो लेता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, और इसलिए ये कर्व कंटिन्यूअस होती है। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये बी पार्ट है। तो देखो जब भी दो लाइंस क्रॉस करेंगी एक जगह पे, तो वहां पे क्या डायरेक्शन जो होगा ना उसका इश्यू हो जाएगा। सपोज ये ए लाइन है और एक और लाइन हम लोग लेते हैं, और सपोज ये बी लाइन है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन निकालोगे इनकी, सपोज इसकी मैं डायरेक्शन निकालता हूँ, तो उसके लिए क्या करोगे, आप इस पे टेंजेंट बनाओगे। तो अगर आप इस पे टेंजेंट बनाओगे, तो ये आपने टेंजेंट बनाया ऐसा, तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की, और इस पे जब आप डायरेक्ट टेंजेंट बनाओगे रेड वाले पे, ए वाले पे, तो इस पे भी आप फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे। तो ये आपने टेंजेंट बनाया यहाँ से। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो फोर्स की डायरेक्शन आई है, देखो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए क्या हो गया, दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए। एक तो ग्रीन वाला भी डायरेक्शन हो गया जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, और जो रेड वाला ए जो है उसका भी डायरेक्शन, जो टेंजेंट हमने बनाया ये वाला, उसका भी डायरेक्शन हो गया। तो दो अलग अलग डायरेक्शन आ गए। तो कभी भी फील्ड लाइंस जो होती हैं उनका अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, और दैट इज द रीजन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 point charge is QA 3 माइक्रोकुलम एंड QB इज QV की वैल्यू क्या है 3 माइक्रोकुलम एंड QB इज -3 माइक्रोकुलम। ओके, आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। अच्छा चलो इसको ऐसे बना लेते हैं। ये सपोज A है, ये B है, तो यहाँ पे QA है और यहाँ पे QB है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने बना लिया। अब जो निकालना है आपको, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी। लाइन ए बी का मिड पॉइंट ओ है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको पता है, हम लोगों ने क्लास में डेरिवेशन भी किया था इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन निकल के आया था वो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बस आप क्यू रखिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्यू जो है वो कितने हैं 2 हैं, दोनों की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले ए की वजह से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ऐसा मैंने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। करेक्ट। तो अब ए की वजह से निकाल रहे हैं इसलिए क्यू की वैल्यू जो रखेंगे वो क्यू ए रखेंगे। और एक बार यूनिट अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 माइक्रोकुलम है, तो इसको मैं 3 इंटू 10⁻⁶ कुलम लिखूंगा। और सिमिलरली इसको भी -3 इंटू 10⁻⁶ कुलम लिखूंगा। अब चलो निकालते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की सीधी मैं वैल्यू लिखता हूँ अब 9 इंटू 10⁹ और क्यू का मतलब अभी ऊपर वाला ले रहे हैं, ए वाला ले रहे हैं, तो 3 इंटू 10⁻⁶ बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आर की वैल्यू इन्होंने टोटल जो दे रखी है वो कितनी है 20 है। और क्योंकि हम लोग ओ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, ओ अगर सेंटर में है तो ये 10 होगा और ये भी कितना होगा 10 होगा। तो 10 सेंटीमीटर है। अब इसको अगर मीटर में चेंज करना है तो 10 इंटू 10⁻² मीटर आप लिख सकते हो इसको। तो मैं यहाँ सीधा नीचे में लिख देता हूँ 10 इंटू 10⁻² जो कि 10⁻1 मीटर। तो यहाँ 10⁻1 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो सिंप्लीफाई करने पे जब आप जाओगे तो 9 इंटू 3 इज 27 इंटू, और ये -2 होगा नीचे, और -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 होगा, तो ये +9 और +2 कितना हो जाएगा 10⁻11 और ये -6। तो टोटल जो बचेगा वो 10⁻5 बचेगा। ओके, अब ये यहाँ वैल्यू आ गई किसकी वजह से, ए वाले केस के लिए। अब चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी तो लगेगी जो कि बी और ओ के बीच में रहेगी, तो उसको निकालते हैं। तो निकाला मैंने, अगेन जो इक्वेशन था वो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और सीधा वैल्यू रखूं मैं अगर तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶। ओके, और बाई आर स्क्वायर तो 10⁻1 का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू भी क्योंकि सब कुछ सेम है, ये माइनस जो था क्यूबी में उसे लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मैग्नीट्यूड लेके करो। तो 27 इंटू 10⁻5। ओके, तो अब ये क्या आया, अब टोटल अगर आपको चाहिए टोटल चाहिए तो ई ए प्लस ई बी कर लो, ई ए प्लस ई बी, और ये कितना आ जाएगा 54 इंटू 10⁻5। ओके, तो ये निकल कर के आ गया है। अब क्या निकालना है अगला, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अब क्या बी पार्ट जो है, बी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज बी पार्ट, if a negative charge of magnitude this is placed at this point, what is the force explained by test charge। ओके, तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू ई। अब यहाँ पे ई आप लोग निकाल चुके हो, आपको क्यू दिया हुआ है, तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा।
तो Q की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू, और E की जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना है 54 इंटू 10⁵। ओके, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 54 इंटू 1.5 करना है, मतलब 1.5 गुना बढ़ाना है इसको। तो 54 54 का आधा कितना होता है 27, 27। तो 54 में 27 आप ऐड कर दो तो 50 प्लस 54 20 74 और 7 81 आएगा इंटू ये -9 और +5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 10⁻⁴ आएगा निकल के, और इसकी वैल्यू जो होगी फाइनल आप लिख सकते हो यूनिट क्या होगी न्यूटन, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, सो ये आंसर्स थे इस क्वेश्चंस के जो हम लोगों ने निकाल लिए। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम हैज 2 चार्जेस, यहाँ पे 2 चार्जेस दे रखा है और उनकी लोकेशंस दे रखी हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, तो लोकेशन के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मैंने बनाया ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये एक एक्सिस होगी यहाँ पे जो कि परपेंडिकुलर इनटू द स्क्रीन होगी। ओके, तो वो एक्सिस कौन सी होगी, वाई होगी। दिस इज एक्स, दिस इज जेड, और जो परपेंडिकुलर वाली है जो कि 2D में हम लोग नहीं बना सकते हैं उसको यहाँ बना देता हूँ, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो अब मुझे सबसे पहले लोकेशन लिखना है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक्स वाई और जेड, जेड में एक बार -15 है और जेड में ही एक बार +15 है। तो मैं जेड वाले को नीचे भी बनाता हूँ। ओके, तो सपोज ये पॉइंट जो है -15 वाला, ये ए इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे क्या है 0 0 और -15। और सिमिलरली जो बी पॉइंट है वो क्योंकि +15 है इसलिए मैंने उसे जेड पे ऊपर बनाया, जेड पे +15 है, 0 0 +15। ओके, तो ये बन गया है जो लोकेशंस थे। अच्छा, वैल्यू इनकी कितनी दी हुई है, क्यूए पे इन्होंने बोला ए पे जो चार्ज है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁷, और बी पे जो चार्ज है वो इन्होंने बोला सिमिलर है बट नेगेटिव साइन है, 2.5 इंटू 10⁻⁷। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है व्हाट आर द टोटल चार्जेस ऑन द सिस्टम। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप सारे चार्जेस को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जैसे ही आप ऐड करोगे क्यू ए प्लस क्यू बी को, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन साइन एक में निगेटिव का है तो एक प्लस है और एक माइनस है। तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ और प्लस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास में डिस्कशन किया था हम लोगों ने, और इसका छोटा सा एक डेरिवेशन था जो हम लोगों ने निकाला था, और उसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो वो था 2L इंटू क्यू। ओके, तो 2L आपको लेना है इंटू क्यू। तो ये जो 2L होता था क्या होता था, ये एक्चुअली ये जो लाइन है जो सेंटर जो होता है उससे L ऊपर L नीचे ऐसा जाते थे हम लोग। तो 2L मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा वही 2L होता है। तो यहाँ से जब A से B की आप टोटल डिस्टेंस देखोगे तो ऊपर में +15 है और नीचे में -15 है। तो ये टोटल मिला करके जब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ओके, तो 2L की वैल्यू कितनी हो गई, 2L की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। और क्यू में तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो आप कोई भी एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब बस आपको इसको पुट कर देना है और जो आंसर होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और यूनिट्स एक बार कंसिस्टेंसी आप चेक कर लेना यूनिट्स की कि कंसिस्टेंट है या नहीं है।
ओके, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ Q 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू L, और L इज 30, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मुझे मीटर में करना होगा, तो 10⁻² मैंने कर लिया। और ये सॉल्व करोगे जब आप इसको तो ये कितना आएगा, 30 इंटू 2.5 इज 60, और फिर 0.5 मतलब 7.5। ओके, 7.5 इंटू, और ये -7 और -2 मिल करके -9 बन गए। और इसका यूनिट की अगर बात करें तो ये कुलम है और ये मीटर है, तो कुलम मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको अब पता है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ओके, इज अलाइंड एट 30 डिग्रीज, तो थीटा जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो आपको टॉर्क निकालना है। तो ये सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ये टॉर्क जो होता है वो PE साइन थीटा होता है, और यहाँ से आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आप सीधा पुट करके निकाल सकते हो। तो मैंने P की वैल्यू रखी 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इंटू E विच इज 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इंटू साइन 30। अब यहाँ पे यूनिट कंसिस्टेंसी अगर हम लोग देखें तो कूलम मीटर P की और E की न्यूटन पर कूलम, तो मतलब सब कुछ सही है, कोई यूनिट का इशू तो नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो आप सीधा लिख लो 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30 इज 1/2, और इस 2 से इस 4 को मैंने 2 टाइम्स कट कर दिया, तो 5 2 जा 10 इंटू, और ये 10 का +4 और ये -9, तो मतलब 10 का -5 बचेगा। और इसको और लिखें तो 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क of this system. Okay, so this question has been solved. Now let us move to question number 11. A polythene piece rubber with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁷ coulomb. So मैंने लिखा Q which is given as 3 into 10⁻⁷ coulomb. Okay, estimate the number of electrons transferred. Okay, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो उसके लिए आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, Q इज इक्वल टू Ne। सो हेयर यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड n, दिस n वी हैव टू कैलकुलेट। तो सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड E हेयर। तो मैंने रखा 3 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू n इंटू, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, so unit is consistent, it is also coulomb and it is also coulomb. So आप सीधा डिवाइड कर ले यहाँ पे, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 इंटू 10⁻⁷ बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। और जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फाइनली जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो नियर अराउंड 10 कितना होगा, ये 19 प्लस में और 7 माइनस में, तो 10⁻12, और 3/1.6 आप जब करोगे तो 1.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 3.2 आता, बट उससे थोड़ा कम है, तो 1.7 या 1.8 के आसपास इसको लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो ये 1.8 ही ले लेते हैं, 1.8 के आसपास ही होगा वो। तो 1.8 इंटू 10⁻12, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बी पार्ट जो है इसका वो है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अच्छा, तो
मास ट्रांसफर होगा या नहीं, क्योंकि जब इतने सारे n है, n की वैल्यू आपने निकाली है, जब इतने गए हैं तो मास भी होगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कितना होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, करेक्ट, 10⁻⁻31 kg। और इतने ही गए हैं, तो टोटल मास अगर आपको निकालना है, मास अगर निकालना है आपको, तो n इंटू ये जो एक का मास होता है वो, ये टोटल नंबर इतने गए हैं और एक का इतना था, तो ये जब आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जितना मास गया है वो निकल के आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1.8 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई अगर करो तो 10 वालों को अगर मैं करता हूँ तो ये 12 है और ये 31 है, मतलब 19 माइनस है, 10⁻⁻19, और ये 9.1 इंटू 1.8। ओके, अब ये जो मल्टीप्लाई हो करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैं फिर से बताता हूँ कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 9.1 और 1.8 ऐसे अगर आपको एग्जाम में मतलब अगर मिल गया ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप कभी भी ये मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आप सीधा देखना, अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 18 आता, बट किससे कर रहे हैं, 1.8 से कर रहे हैं। ओके, तो ये 18 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, और क्योंकि यहाँ 9.1 है तो इसकी वैल्यू मतलब 18 से हल्का सा कम होगा, तो 16 17 मतलब 1.6 1.7 ऐसा कुछ आप ले सकते थे। तो वो नियर अराउंड आप लेके आंसर सीधा लिख सकते थे। अब देखो एग्जैक्ट मैं निकालना सिखाता हूँ। 8 1 जे 8, जैसे मैंने पहले बताया था, पहले मैंने 8 इंटू 1 किया तो 8 आया। अब ये 9 8 जे 72, 9 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1। ओके, तो 9 8 जे 72 और 1 इंटू 1 इज 1, तो 73 एंड 3 कैरी इज 7। अब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 1, ये 9 इंटू 1, तो 9 into 1 is 9 and this 7 means 16, okay, and 16.38। okay, तो देखा आपने कि 18 के अराउंड कहीं आएगा। मैं बोल रहा था कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है, तो 18 से कम और उसके अराउंड, तो ये 16.38 आया है। तो एग्जाम में आप करके मत देखना, आप सीधा अंदाजा बस लगा लेना देख के और कर लेना उससे। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड answer of the question and its unit will be kg। Okay, now let us move to next question। Two insulated charges copper spheres of A and B और distance separated by distances। तो distance कितना दे रखा है इन्होंने, r जो है वो है 50 सेंटीमीटर। तो इसको मैं पहले ही मीटर में कर लेता हूँ, 50 इंटू 10⁻²² मीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्जेस ऑन एच इज इतना। चार्ज की वैल्यू आपको जो दी हुई है दोनों पे कितनी है, Q1 is equal to Q2 is equal to 6.5 into 10⁻⁷ कूलम। The radii of A and B are negligible। ओके, तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए जो कूलम्स लॉ है वो यूज होगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे सिंपली आपको सारा वैल्यू रख देना है बस, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷, और यही वैल्यू Q2 की भी है 6.5 इंटू 10⁻⁷ बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻², और आपको करना है उसका स्क्वायर। ओके, और जैसे ही आपने ये किया तो अब आपको बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये 7 7 14 हो जाएगा, और ये +9 है, और ये -14 है, और नीचे -4 है, तो वो ऊपर आएगा तो वो भी +4 हो जाएगा। ओके, तो ये -4 भी ऊपर आके +4 हो जाएगा, तो प्लस का 10 का पावर 13 हुआ और माइनस का 14 हुआ, तो इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि एक बचेगा, और बाकी ये सब जो वैल्यू थी 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 बाई 50 का स्क्वायर, मतलब
2500। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से जो भी आंसर निकल के आएगा वही क्या होगी, एफ की वैल्यू होगी। ओके, अब बी पार्ट पे चलते हैं। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half? तो चार्ज डबल कर दिया गया तो Q1 को मतलब 2Q1 हो गया और Q2 2Q2 हो गया। ओके, और डिस्टेंस जो था वो क्या हो गया, R जो है वो R/2 हो गया। तो आप यहाँ पे कभी भी पूरा वैल्यू रख के चेक मत करना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। जो फॉर्मूला था एफ का वो क्या था, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0। तो ये तो दोनों के लिए सेम है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसे आप देखने की ज़रूरत नहीं है। और Q1 की जगह मैं क्या रखूँगा, 2Q1, और Q2 की जगह 2Q2 बाई, अब R की जगह R/2 और उसका स्क्वायर। तो ये इसे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये ऊपर में भी यही था। और ये जो फॉर्मूला था ऊपर में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ भी 1/4πε0 था, यहाँ भी वही है। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखो, 2 इंटू 2 इज 4 और Q1 Q2 बाई, और 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 R स्क्वायर। तो ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो है वो यहाँ भी था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जो चेंज हुआ है वो एक्चुअल में ये है, जो नया जो चेंज हुआ है वो ये है, और वो क्या है, 4/1/4। मतलब ये, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 16 आएगा। तो फोर्स जो है वो क्या हुआ, 16 टाइम्स इंक्रीज कर गया, 16 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ओके, 16 टाइम्स इंक्रीज, यही आपको निकालना था। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ओके, तो 16 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो अब अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पुराना वाला फोर्स जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो जो इसका आंसर वो होगा 16 इंटू, और एफ जो सॉल्व होके आया होगा, किससे सॉल्व होके आया होगा, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 बाई 2500 इंटू 10⁻⁻1। ये जो था, इससे जो सॉल्व हो क्या एफ आएगा उसको जब आप 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनली जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। वो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकाल लेना, वो आपका आंसर होगा। ओके, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। ओके, जो इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड कुछ बात किया जा रहा है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो आपको जो फाइनली कैलकुलेट करना है वो रिपल्शन फोर्स कैलकुलेट करना है A और B का। तो फोर्स के लिए आपको पता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आपको यूज करना है। तो ये Q1 Q2 जो है यहाँ पे वो कुछ प्रोसेसेस बीच में किया गया है, कुछ एक नया स्फीयर है उसको पहले लाया गया और ला करके सबसे पहले उसको फर्स्ट के साथ कांटेक्ट बनाया गया। ओके, उसके बाद उसका कांटेक्ट सेकंड से कराया गया और उसके बाद उसे हटा लिया गया, और ये फिर बाद में फोर्स आपसे पूछा गया है। तो केस ऐसा कुछ है कि एक स्फीयर, दो स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर। ओके, तो ये तीसरा स्फीयर जो है, पहला और दूसरा स्फीयर पे पहले से क्या चार्ज था, तो पहले से चार्ज 1.12 से देखना पड़ेगा कितना था। ये 1.12 क्वेश्चन था और आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज कितना था, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, तो दोनों पे चार्ज कितने थे, पहले पे कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे पे भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये दोनों पे इतने चार्ज थे। अब नेक्स्ट जो है वो तीसरा वाला जो स्फीयर है, इसको कांटेक्ट में सबसे पहले किसके लाया गया, थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड। इस पे चार्ज अभी कितना है, 0 है, अनचार्ज्ड है। ये इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। तो तीसरे वाले को
तीसरे वाले को कांटेक्ट में लाया गया किसके साथ, पहले वाले के साथ। तो अगर तीसरे वाले को पहले वाले के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, जब कभी भी दो चार्ज बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो चार्जेस शेयर करती हैं। जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था, आप किसी भी ठंडी चीज को छूते हो तो वो आपको ठंडा लगता है क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होता है। ओके, सिमिलरली गर्म में भी ऐसा ही होता है। तो जब कभी दो बॉडीज अलग अलग चार्जेस पे हैं, अगर वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो चार्ज का शेयरिंग होता है और दोनों इक्वल चार्ज हो जाता है बाद में। जैसे ठंडी चीज को छूने से स्टार्टिंग में ठंडा लगता है, बट थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल लगने लगता है आपको, क्योंकि उस ड्यूरेशन में चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे 3 और 1 जो है अब इक्वल चार्ज शेयर करेंगे। और टोटल चार्ज कितना है 3 1 पे, टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो 3 पे चार्ज 0 था, प्लस 1 पे चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁷। अब क्योंकि इक्वली शेयर करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर लो इसको, और ये वैल्यू जो आएगी वो होगी 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ओके, तो अब चार्ज ए पे भी ए मतलब 1 पे भी 1 पे भी चार्ज कितना है 3.5 इंटू 10⁻⁷, एंड 3 पे भी चार्ज कितना है 3.25 इंटू 10⁻⁷। यही चार्ज किस पे है 3 पे भी है। तो ये पहला प्रोसेस जो उन्होंने दिया था वो करने के बाद ये हुआ कि पहले पे भी इतना चार्ज आया और तीसरे पे भी इतना चार्ज आया। अब आगे बढ़ते हैं, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकेंड। ओके, तो अब इसको सेकेंड से कांटेक्ट में लाया गया है, किसको, थर्ड स्फीयर को। थर्ड स्फीयर को पहले कांटेक्ट में किससे लाया गया, फर्स्ट से, अब उसके बाद किससे कांटेक्ट में लाया गया, सेकेंड से। तो अब थर्ड स्फीयर को कांटेक्ट में लाया गया सेकेंड से। ओके, तो अब थर्ड वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो थर्ड वाले स्फीयर पे चार्ज है 3.25 इंटू 10⁻⁷, और सेकेंड वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो सेकेंड वाले पे स्फीयर पे जो पुराना चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻⁷। अब क्योंकि इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया है तो अब क्या होगा, ये दोनों इक्वली शेयर करेंगे। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज 3 + 2 वाला होगा, मीन्स 3.25 इंटू 10⁻⁷ प्लस 6.5 इंटू 10⁻⁷ बाई 2, और ये देगा आपको 639 मीन्स 9.75 इंटू 10⁻⁷ बाई 2। ओके, तो ये होगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 उधर गया तो 2 8 जा 16 और फिर 1 2 7 जा 14 2 5 जा 10 इंटू 10⁻⁷। ये चार्ज अब किस पे हुआ, ये चार्ज अब 3 और 2 पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब ये 3 पे भी इतना ही चार्ज है, थर्ड वाले स्फीयर पे भी इतना ही चार्ज है, और सेकंड वाले स्फीयर पे भी इतना ही चार्ज है। ओके, ये कूलम इसकी यूनिट है। तो अब 3 और 2 पे चार्ज मिल गया हम लोगों को नया वाला। अब फाइनल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए एंड बी मतलब 1 वाला जो था वो ए था और 2 वाला जो था वो बी था। अब इन दोनों पे न्यू फोर्स निकालना है। तो न्यू फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स का क्या होता है, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, वेर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ओके, इंटू अब Q1 सपोज ए वाले को लेते हैं हम लोग। ओके, तो Q1 की वैल्यू क्या आई थी, Q1 की वैल्यू जो आई थी वो ये थी, जब आप एक थर्ड चार्ज को लेकर के आए थे तो फाइनली जो वैल्यू बची थी वो ये थी 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ओके, नाउ Q2 पे फाइनली जो वैल्यू बची वो ये वाली थी 4.875 इंटू 10⁻⁷। यही 2 पे भी बची और यही 3 पे भी बची, बट हम लोगों को ए और बी के बीच का निकालना है, तो बी मतलब सेकेंड वाला था। ओके, तो इसको लेते हैं, तो क्या है 4.875 इंटू 10⁻⁷। ओके, अब नीचे में क्या होता है, नीचे में लेते हैं हम लोग आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अगर देखें क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आर की वैल्यू क्या थी, तो मैंने देखा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना था 50 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो
50 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कर लेता हूँ, तो 50 इंटू 10⁻², और आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। Now let us take next question, which is on your screen. Question number 1.14. Figure 1.33 shows tracks of three charged particle in a uniform electrostatic field gives the sign of three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? तो आपको सबसे पहले तीन जो चार्जेस हैं 1, 2 और 3, इनके आपको क्या बताने हैं, साइंस बताने हैं। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कशन किया था कि दो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से आप अगर देखें तो 1 जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, मीन्स 1 का चार्ज पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट वाला होगा, निगेटिव होगा, तभी दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट से 2 भी निगेटिव होगा। और अगर 3 को हम लोग ध्यान से देखें तो ये किधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इस माइनस वाले चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स इसका चार्ज जो होगा वो प्लस होगा। एज वी नो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो फाइनली वी हैव कंक्लूडेड that charge on 1 and 2 is negative and the charge on 3 is positive. Now let us move to next part. Which particle has the highest charge to mass ratio? आपको highest charge to mass ratio बताना है आपको। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि highest charge to mass ratio उसका होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, सेम है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में सब पे फोर्स कैसे लगेंगे, सेम लगेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम है, तो वी कैन से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है तो चार्ज बाय मास का रेशियो सबसे ज्यादा हाई उसका होता है, जिसका क्या होता है, डिफ्लेक्शन हाई होता है। डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट आप जो भी बोलो, वो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी का चार्ज बाय मास का रेशियो ज्यादा होगा। तो आप 1, 2 और 3 को ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन 3 का हुआ है, और क्योंकि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन 3 का हुआ है इसलिए वी विल से कि 3 का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। सो चार्ज 3 हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। Now let us take next question. ये आपकी स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, और मैं रीड करता हूँ। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दे रखा है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन के पैरेलल में ये स्क्वायर जो है वो है, आपको वहां पे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए आपको पता है कि अगर मुझे प्लेन बनाना है तो ये x और ये अगर y है, तो यहाँ पे जो प्लेन बनेगा x और y के बीच में वो कौन सा प्लेन होगा, वो xy प्लेन होगा। बट ये इन्होंने बोला है yz प्लेन, तो yz प्लेन के लिए आपको z एक्सिस भी बनाना पड़ेगा। और z एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर इनसाइड द स्क्रीन है, तो उसको 2D में प्लॉट तो नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा मैं बनाता हूँ इसको, सपोज दिस इज z एक्सिस। अब ये yz प्लेन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, स्क्वायर इन्होंने रखा हुआ है yz प्लेन में। तो yz प्लेन में अगर मैं स्क्वायर रखूंगा तो yz प्लेन में स्क्वायर कुछ ऐसा रखाएगा। ये स्क्वायर मैंने रख दिया है yz प्लेन में, और मुझे यहाँ पे निकालना है फ्लक्स। अब फ्लक्स निकालने के लिए जो इक्वेशन यूज होता है वो आपको पता है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। और इसे मैं अगर ओपन करूं तो ई डी एस कॉस थीटा, ये आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ई डी एस और कॉस थीटा, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो डी एस, अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट डी एस को मिलाता हूँ जैसे हम लोगों ने डेरिवेशन के टाइम में डिस्कशन किया था, तो जो एरिया फॉर्म होगा वो स्क्वायर का होगा। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ओके, तो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब कॉस थीटा के लिए मुझे थीटा पता करना पड़ेगा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन्होंने दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ और ये आई कैप है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आप यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाते हो तो आप यहाँ चेक करो, ये सपोज एरिया वेक्टर आप, क्योंकि ये वाईजेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर इसका किधर आएगा, इधर ही आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0, क्योंकि थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, थीटा एंगल होता है एरिया वेक्टर और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, सो इन दोनों के बीच का एंगल होता है, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है तो थीटा कितना निकल के आएगा 0। अब जैसे ही थीटा 0 निकल करके आया तो मैंने cos 0 रखा एंड cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो मेरे पास सिर्फ E इंटू डी एस बचा, और डी एस मतलब एरिया, एरिया मतलब साइड स्क्वायर, और इंटू E। अब मैं सीधा वैल्यू अगर रखता हूँ तो E की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ है एंड इंटू साइड स्क्वायर, मुझे एरिया निकालना है, साइड स्क्वायर रखना है, और साइड स्क्वायर का कितना दिया हुआ है, साइड 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसे सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये इज इक्वल टू 0.1 मीटर होगा, तो आप यहाँ लिखोगे 0.1 इंटू 0.1, ये साइड स्क्वायर हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3000 इंटू 0.1 इंटू 0.1, और ये कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद 30 आएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये ए पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट बी पे, और पार्ट बी के लिए क्या मुझे फाइंड करना है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इन द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन 60 डिग्री। इस बार कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो थीटा यहाँ पे सीधा आपको कितना रखना है, 60 रखना है, बाकी पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो सेम रहेगा, थीटा बस 60 हो गया है। तो अगेन मैं सीधा लिखता हूँ ई डी एस कॉस थीटा, फ्लक्स इज इक्वल टू, और फ्लक्स अगेन ई डी एस कॉस 60, और ई की वैल्यू आपको पता है इन्होंने दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ और एरिया अगेन 0.1 इंटू 0.1, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और सब कुछ कैलकुलेशन पिछले जैसा है, बस ये 2 आ गया है यहाँ पे, तो इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पिछला कैलकुलेशन से 30 आया, आप इसको आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो 15, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो इस तरह से हमने पार्ट ए और ये पार्ट बी था, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेट किया गया है, तो सबसे पहले जो डेटा है लास्ट क्वेश्चन का वो नोट कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 इंटू 10⁻³ ओके, तो मैं इसको नोट करता हूँ, E is equal to 3 इंटू 10⁻³ ओके। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्यूब रखा है, क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर और कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल में। ओके, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, सपोज ये x है, ये y है और ये z है। तो अब एक क्यूब यहाँ पे रखा गया है, तो मैं एक क्यूब बनाता हूँ, ये मैंने एक क्यूब बनाया है यहाँ पे, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग से बना देता हूँ। वो कैसा था लास्ट क्वेश्चन में, ये थी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो मैंने बना दिया है। अब मुझे यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए जो इक्वेशन यूज होता है वो आपको पता है, ई डी एस कॉस थीटा, फ्लक्स इज गिवन बाई ई डी एस कॉस थीटा। सो फ्लक्स निकालने जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, थीटा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो हम लोगों को देखना होगा 6 फेसेस जो हैं उनका थीटा क्या बन रहा है। तो कुछ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आप इसे देखो, ये वाला फेस जो है इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी कैसे जा रही होंगी, पहले की तरह
ऐसे निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ, यहाँ पे थीटा अगर आप फाइंड करोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, और जैसी थीटा की वैल्यू 90 आएगी तो cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो इस वाले सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा cos 90 होने पे। सिमिलरली इसका जो अपोजिट सरफेस है इसका भी थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, और इसलिए यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो ये दो सरफेस का फ्लक्स तो 0 हो गया। अब कितने सरफेस बचे हमारे पास, अब 4 सरफेस और बचे हैं। तो अब उन 4 सरफेसेस को अगर हम देखें तो ये जो सामने वाला सरफेस है उसको भी आप ध्यान से देखो। ये सामने वाला सरफेस, इसका भी एंगल कितना होगा, ऐसे बाहर निकलेगा, और इसी के जस्ट अपोजिट जो है उसका भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का भी, ये सामने वाला जो मैंने अभी बनाया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना, और सिमिलरली इसके अपोजिट में जो इसके पीछे एक सरफेस होगा उसका भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अगेन ये दोनों भी जो है वो EDS cos थीटा में आप जब पुट करोगे इसको तो cos 90 होगा, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इसका भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। ओके, इसका भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 का तो 0 हो चुका है, हम लोगों ने देख लिया। अब जो फाइनली बचा हमारे पास वो क्या है, वो कुछ ऐसा है कि एक क्यूब है, और क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं कुछ ऐसे और ऐसे निकल रही हैं, यहाँ से एंट्री कर रही हैं और यहाँ से निकल रही हैं। ये बचा है अपने पास, ये दो सरफेसेस हैं जहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे एंट्री हो रही है वैसी निकल भी जा रही हैं, जैसी जितनी एंट्री हो रही है उतनी ही निकल भी जा रही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ओवरऑल फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। Why? Because number of electric field lines that are entering in the cube is equal to the number of field lines leaving the cube. आप देख सकते हो कि यहाँ से एक लाइन घुसी, ये बाहर हो गई, सिमिलरली ऐसे और लाइन आई होंगी, बाहर हो गई होंगी, और लाइन आई होंगी, बाहर आई हो गई होंगी। तो जितनी लाइन आई उतनी बाहर भी निकल गई, इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये मैंने पूरा बना करके समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। आप अगर इमेजिन कर पाओगे तो बिल्कुल आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, इतना लंबा डिस्कशन की जरूरत नहीं थी, बट इमेजिन कराना जरूरी था, इसलिए मैंने सब कुछ बना करके दिखाया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह है आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज। फ्लक्स इन्होंने दे रखा है और फ्लक्स है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। आपको यहाँ पे नेट चार्ज निकालना है ए पार्ट में। तो ए पार्ट में नेट चार्ज निकालने के लिए आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब यहाँ से ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपको यहाँ से बस Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधा लिखता हूँ 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू Q इन बाई, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻², और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ से सिंपली आपको Q इन निकालना है, तो आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻², और ये क्या आएगा 8 इंटू 8.85 इंटू, और ये +3 और ये -12 मीन्स 10⁻⁹ है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, चलो करते हैं, 8 5 40, कैरी 4, 8 8 64, कैरी 4 8 एंड कैरी 6, 8 8 64 एंड 6 70, तो 70.80 इंटू 10⁻⁹
तो ये निकल के आया और यही इसका आंसर होगा। ओके, सो पार्ट ए तो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं और पार्ट बी को देखें अगर, तो क्या है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट वेयर नो चार्ज इनसाइड द। अच्छा, इन्होंने बोला है पार्ट बी में इन्होंने क्या बोला कि नेट फ्लक्स जो है वो जीरो है। तो नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। तो आपको पता है कि जो ये Q जो होता है वो क्या होता है, नेट होता है। और नेट होता है इसका मतलब ये है कि अगर बॉक्स के अंदर दो प्लस चार्ज है और दो माइनस चार्ज है, तब भी क्या होगा, नेट निकल के क्या आएगा, यहाँ से नेट जीरो निकल के आएगा। बट क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेट तो जीरो आ गया, बट क्या बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बॉक्स के अंदर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस थे, इस केस में भी नेट जीरो आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि बॉक्स के अंदर चार्जेस हो बट नेट जीरो निकल के आए, क्योंकि चार्जेस जो अंदर हैं वो कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं। ओके, और सेम अमाउंट में है, इसलिए हम लोग ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर फ्लक्स जीरो है तो अंदर में चार्जेस नहीं है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, चार्ज इन्होंने कितना दिया है, प्लस 10 माइक्रोकूलम, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये क्यू चार्ज जो है वो रखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ पे फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सो आपको इन्होंने हिंट भी दे रखा है, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। तो सपोज यहाँ पे आप ऐसे देखो कि ये चार्ज है और आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप ये बताओ कि अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ से हर तरफ लाइंस जा रही होंगी। ये मैंने क्लास में डिस्कशन किया था। और क्योंकि यहाँ से हर तरफ लाइंस जा रही होंगी, तो आपको एक ऐसा एरिया चाहिए होता है जो सारी की सारी लाइन को क्या करे, कवर करे। उसमें से कुछ भी मतलब अगर लाइट भी जलाते हैं हम लोग, तो एक ऐसा एरिया कंसीडर करना है कि आप उसके अंदर अगर लाइट जलाओ तो लाइट की रोशनी जो है वो बाहर ना निकले। ऐसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इस चार्ज को, ये जो क्यू है, इसको हम लोगों को ऐसे एरिया से कवर करना है कि अगर वहां पे लाइट जलाएं तो कुछ भी बाहर ना आए। तो ऐसा एरिया यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि इन्होंने स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि ऐसा एरिया तो स्फीयर भी हो सकता था, बट स्फीयर यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने स्क्वायर दे रखा है और आपको स्क्वायर पे निकालना है। तो आप अगर स्क्वायर ऐसे ऐसे 6 स्क्वायर को जोड़ दोगे, ऐसे ऐसे सपोज आपने 6 स्क्वायर को जोड़ा ऐसे, और जोड़ करके क्यूब बनाए और उस क्यूब को इसके चारों तरफ लगा दिया। अब जब आपने इस क्यूब को चारों तरफ से लगा दिया, तो अब कोई भी लाइट अगर आप अंदर जलाओगे तो वो बाहर नहीं जाएगी। अब जैसी ये जो क्यूब मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है, सही से नहीं बनी है बट ये एक क्यूब है। ओके, और इसके अंदर अब ये चार्ज है। अब आप क्यूब के अंदर कितने साइड्स होते हैं टोटल, क्यूब के अंदर 6 साइड होते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वाला निकालना है। तो टोटल साइड्स कितने हैं, 6 हैं, लेकिन स्क्वायर का निकालना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक साइड का चाहिए। ओके, क्योंकि बाकी के 5 साइड जो हैं वो अलग है, वो मैंने खुद से इमेजिन किया इसको एक क्यूब की तरह, और मैं क्यूब का निकाल के स्क्वायर का निकाल सकता हूँ। वो कैसे, क्योंकि अगर मैं टोटल निकालता हूँ क्यूब का और उसको मैं 6 हिस्से में बांट देता हूँ, तो एक हिस्सा किसका होगा, एक हिस्सा स्क्वायर का होगा। चलो यही करके देखते हैं। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट यूज करना है, और क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, इन्होंने 10 माइक्रोकूलम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो आप यहाँ से सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आएगा 10 इंटू ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 10 इंटू 10⁻6 बाई 8.85, और
ये क्या है, ये तो टोटल वैल्यू हुई, ये क्या हुई टोटल। अब मेरे को अगर स्क्वायर पे चाहिए तो टोटल का क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, उनमें से एक फेस जो है वो ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर पे मुझे निकालना है, तो मैं 6 से टोटल को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे स्क्वायर का मिल जाएगा। तो 10 इंटू 10⁻6 बाई 8.85, और इसको 6 से डिवाइड कर दो आप। इसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया है, और 6 से जैसे मैंने इस 6 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आएगा 1.88 इंटू 10⁻5। ओके, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ये फ्लक्स की यूनिट होती है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, और ये जो कॉन्सेप्ट था इसको 6 से डिवाइड करने वाला, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम क्यू, इन्होंने 2 माइक्रोकूलम दे रखा है, इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ओके, आपको फ्लक्स निकालना है। अगेन फ्लक्स इज गिवन बाय क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपको इस डेटा का कुछ यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इसे अगर ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ Q और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना है। तो Q के लिए मैंने लिखा 2 इंटू 10⁻6 कूलम, बाई एप्सिलॉन नॉट के लिए 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 2.26 इंटू 10⁻5, और यूनिट इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.20। अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of this to pass through a spherical Gaussian surface of this radius center on the charge, so okay the radius of the Gaussian surface। ओके, तो आपको सबसे पहले तो इन्होंने क्या दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है। तो मैंने लिखा फ्लक्स -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इन्होंने दे रखा है। अब सबसे पहले आपको निकालना जो है ए पार्ट, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये कहीं से भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर। सो अब क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है तो आप रेडियस के साथ कुछ भी करो, प्लस माइनस डबल ट्रिपल वॉट एवर यू विल डू, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द फ्लक्स इन एनी वे। सो फ्लक्स वही रहेगा जो पहले था, और ए पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, बी है। बी में इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब आपको पॉइंट चार्ज निकालना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल केस हो गया। फाई मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपको इस Q की वैल्यू चाहिए तो आप सिंपली लिख लो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है -1 इंटू 10⁻³, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस होकर के 10⁻⁹ रह जाएगा, और ये -1 इंटू 8.85 इसका साइन चेंज कर देगा। तो ये वैल्यू आएगी किसकी, Q की, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, तो मैंने C लिख दिया। ओके, सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 1.21। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। ओके, तो इन्होंने जो डेटा दे रखा है वो क्या है, रेडियस इन्होंने दे रखा है, और वो कितना है, डेरिवेशन में जो हम लोगों ने जो नोटेशन यूज किया था उसके हिसाब से कैपिटल R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और स्मॉल r की 20 सेंटीमीटर है। ओके, सो
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दे रखी है वो कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और जो हम लोग को फाइंड करना है वो है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर। ओके, तो ये भी फॉर्मूला पुटिंग टाइप का ही क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो डेट इज 1/4πε0 Q/r²। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीधा पुट करेंगे और पुट करने से पहले बस आपको ध्यान रखना है कि ये r मुझे पुट करना है और मुझे ये मीटर में पुट करना होगा। तो 0.2 मीटर मैंने इसे लिख लिया और कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सारे यूनिट्स बैलेंस्ड हैं। तो अब मैं बस पुट कर लेता हूँ। ई को मैंने लिखा 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू Q/r² एंड r² मीन्स 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ से आपको सिंपली बस सॉल्व कर लेना है इसको और 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 इंटू 0.2 बाई 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी वो किसकी होगी, Q की होगी। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁹। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और ये है आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डाया हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस मच। ओके, मीन्स ये क्या दिया हुआ है, ये सिग्मा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। आपको स्फीयर पे चार्ज निकालना है, क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा मैंने आपको बताया था कि इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, तो सिग्मा आप क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ आप ध्यान से देखो तो मैं लिखता हूँ 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। अब मुझे स्फीयर का एरिया लिखना है और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। और इन्होंने क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है, ये डायमीटर दिया हुआ है इन्होंने d इज इक्वल टू 2.4 मीटर। तो यहाँ से आप r इज इक्वल टू 1.2 मीटर लिख सकते हो। और अब बस आप यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यूज। 80 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ओके, r² करना था। अब q की वैल्यू के लिए 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको बस सिंपली सॉल्व कर लेना है। ये आप 3.14 रख लेना और 3.14 रखते ही जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम। ओके, सो दिस वाज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ए पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अभी बी पार्ट रह गया है। और बी पार्ट को अगर हम लोग देखें तो क्या है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब निकालना है, तो ये आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और आपने ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है और ये तो एक कांस्टेंट है जो कि आपको पता होता है। तो आपको बस सिंपली पुट करके निकाल लेना है 1.447 इंटू 10⁻³ बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट करोगे 8.85 इंटू 10⁻12। and after solving this you will get around 1.63 into 10⁸ and the unit of flux is Newton meter square per coulomb। okay, so A और B पार्ट दोनों सॉल्व हुआ इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 1.23। An infinite line charge produces a field of this at a distance of this. Calculate the linear charge density। linear charge density आपको निकालना है, means you have to calculate lambda। ओके, तो एक
इन्होंने लाइन चार्ज की बात की है, तो सपोज सर कुछ लाइन चार्ज है और at a distance of 2 centimeter they have given this one field. ओके, तो E इन्होंने ये आपको फाइंड करना है. E इन्होंने दे रखा है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कुलम. अब आपको लैम्डा निकालना है, तो आपको पता है कि फील्ड जो होता है लाइन चार्ज की वजह से वो किसी r दूरी पे, उसका इक्वेशन हम लोगों ने क्लास में डिराइव किया था, विच वॉज E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. करेक्ट. तो यहाँ पे r की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इसको जब आप मीटर में करोगे तो इट विल बी 0.02 मीटर. और ये भी इन्होंने दे रखा है, तो अब तो आप लैम्डा निकाल सकते हो. कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और वो ये है कि यहाँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वाला 2 मिल करके सीधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको सीधा पता होता है. तो आप वही कर ले, तो ये इक्वेशन बनता है E इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. ओके, अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज डाल लेते हैं जो भी है. E की वैल्यू 9 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ तो मैंने वो सीधा डाल दिया. अब केवल जो वैल्यू डालनी है वो रह गई है r की, और r की वैल्यू 0.02 है. तो यहाँ से जब आप लैम्डा निकालोगे तो वो क्या होगा, वो होगा 9 इंटू 10⁴ बाई 9 इंटू 10⁹, और ये 0.02 ऊपर जाएगा, और फिर ये 2 लैम्डा वाला जो 2 है वो नीचे आएगा. ओके, तो 9 से 9 कट गया, और 2 1 जा 2, सो जो फाइनली निकल के आया वो आया 0.01 इंटू 10⁻⁵. ओके, और यूनिट इसकी क्या होगी, कूलम पर मीटर. तो ये निकल के आया. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है, लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0.01 इंटू 10⁻⁵ कूलम पर मीटर निकल के आई है. ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner surfaces. The plates of surface charge densities of opposite sign and of magnitude इन्होंने दिया है इतना, एंड ये सब आप लोगों को निकालना है. ई निकालना है आउटर रीजन पे फर्स्ट प्लेट के, और आउटर रीजन पे सेकेंड प्लेट के. ओके, और बिटवीन द प्लेट्स. ओके, तो चलिए मैं 2 प्लेट बना लेता हूँ. सपोज कुछ ऐसा कंडीशन है, और ये सपोज एक प्लेट है और यहाँ भी एक प्लेट है. तो 2 प्लेट है, और फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट. तो चलो मैं इसका नेमिंग फर्स्ट प्लेट करता हूँ और इसका नेमिंग सेकंड प्लेट कर देता हूँ. ओके, अब इसके बाहर और अंदर की रीजन की बात हो रही है, तो सपोज 1 का जो बाहर का रीजन है वो A है, और 1 के अंदर का रीजन B है, और 2 के अंदर का भी रीजन B हो जाएगा, और 2 के बाहर का रीजन C है. अब आपको A B C पे निकालना है E की वैल्यू. तो चलिए देखते हैं. मैं अगर पहले पार्ट को देखूं, E इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आपको आउटर रीजन पे निकालना है. और उससे पहले इन्होंने और क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखो. द प्लेट्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड. सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, सिग्मा होता है. इन्होंने मैग्नीट्यूड दोनों की सेम दे रखी है, और साइन जो है वो अलग अलग है. तो सपोज मैं इसे प्लस ले लेता हूँ, तो इसे मुझे माइनस लेना होगा. ओके, अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. तो अगर मैं ए पे मुझे निकालना है, जो कि फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन है, जो कि इन्होंने पार्ट ए में पूछा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट. तो पार्ट ए में मैं सॉल्व करता हूँ. तो मैंने देखा कि ये जो प्लस वाला है, प्लस से जो लाइंस होंगी वो किस साइड आ रही होंगी, तो प्लस से लाइंस बाहर निकलती हैं तो इस साइड होंगी. ओके, ये ग्रीन वाली जो है किसका डायरेक्शन होगा, जो प्लस से निकल रही होंगी, मींस जो प्लेट 1 से निकल रही होंगी. और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्लेट 2 वाले का लाइन बनाऊं,
तो प्लेट 2 वाले का लाइन इधर जाता हुआ होगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज में लाइंस जो है वो अंदर जाती हुई दिखती हैं। तो ये मैंने बना दिया और ये किसका होगा, सेकंड का होगा। तो अब अगर आपको आउट फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने पूछा है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, और फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन ए है, तो मैंने लिखा ई ए, और यहाँ से अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि जो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर एक को मैं प्लस लेता हूं तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। तो सपोज ये जो प्लस ये जो राइट वाला डायरेक्शन है जो 2 का है, जो मैंने ब्लू से बनाया है, उसको मैं अगर प्लस लेता हूं, तो सपोज मैंने प्लस लिखा, तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा की वैल्यू जो है वो दोनों में सेम है, बट अलग अलग साइन के साथ है। ओके, एक्चुअली में ये पहले प्लस था, बट ये सिग्मा की वैल्यू माइनस हुई, तो आप इसको ऐसे लिख लो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, बट एक बार सिग्मा प्लस में है और एक बार माइनस में है, इसलिए ये क्या हुआ, 0 आ गया। सिमिलरली आप अगर सी पे देखो, जो कि सेकेंड पार्ट है, इन्होंने दिया है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, तो सेकेंड प्लेट ये है और इसका आउटर रीजन सी है, तो मैंने सी का सीधा लिखा। यहाँ भी मैं अगर लाइंस देखूं तो आप माइनस वाला लाइन कैसा होगा, माइनस वाला लाइन इधर आता हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो माइनस जो होता है उसमें अंदर आता हुआ दिखता है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप प्लस वाले का बनाते हो, यहाँ पे अगर आप प्लस वाले का बनाते हो तो वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे आप अगर प्लस वाले का बनाते हो तो वो इधर से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ ऐसे आएगा। ओके, तो ये प्लस वाले का हो गया, और ये किसका हो गया, ऊपर वाला माइनस वाले का हो गया। और अगेन आप सी पे देखो तो फिर से वही कहानी हो गई कि डायरेक्शन अलग अलग हो गए और मैग्नीट्यूड सेम था। तो आप फिर से जब इक्वेशन लिखोगे तो अगेन वही हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो अगेन इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी। अब चलो जल्दी से बी पे देख लेते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है इन द सी पार्ट बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये प्लस वाले की वजह से किधर है, बाहर जाता हुआ है, और माइनस वाले की वजह से अगर मैं बनाऊं तो माइनस वाले की वजह से भी कैसा होगा, ये माइनस में एंट्री करता हुआ होगा, तो ये ऐसा ही होगा, ये जाके माइनस में एंट्री करेगा, और प्लस वाला ग्रीन वाला है जो कि यहाँ से बाहर निकल रहा है। ओके, तो ये मैंने प्लस वाला बनाया, ये माइनस वाला बनाया। अब क्या है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अब जब इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे बी के लिए, तो अगेन क्या लिखोगे आप, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अब दोनों प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस नहीं आने वाला है, तो ये कैंसिल भी नहीं होगा। यहाँ पे 0 क्यों हुआ, ये चीज जरूर आप कर लेना, एक प्लस और एक माइनस, इसलिए 0 हुआ। ओके, सो बी को मैं देखूं तो अब ये क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई होके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, और आपको सिंपली सिग्मा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 17 इंटू 10⁻72, और एप्सिलॉन नॉट भी आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अराउंड 1.19 इंटू 10⁻10 and the unit will be Newton per coulomb. So this is the solution of this question 1.24, and हम लोगों ने चैप्टर 1 NCERT का फिनिश किया। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने देर तक पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।